नमस्कार, मैं सवार भूमि रोहित शर्मा। चीन दुनिया का सबसे जनसंख्या के सवाल पर भी सबसे बड़ा देश है, टेक्नोलॉजी के सवाल पर भी सबसे बड़ा देश है, आर्थिक सवाल पर भी सबसे बड़ा देश है। मतलब यूं कहें कि चीन दुनिया में सबसे एक अद्भुत देश के रूप में उभर के सामने आया है और इस उभर को पूरी दुनिया के लोग मान्यता प्रदान करते हैं, चाहे वो भारत हो, चाहे वो अमेरिका हो या फिर दुनिया का कोई भी मुल्क हो। बेशक चीन में आज पूंजीवाद का पुनर्स्थापना हो गया है। जब से चीन के महान नेता माओ त्से-तुंग का निधन 1976 में हुआ था, इसके बाद से बावजूद इसके चीन ने दुनिया में जो धाक जमाई है, जो प्रतिष्ठा अर्जित की है, जो ताकत बटोरा है, वह अपने आप में बेमिसाल है। चीन से 2 साल पहले ही भारत में आज़ादी मिली थी 1947 को, और उसके बाद से भारत की स्थिति आज दुनिया में जग हसाई की हो गई है, चाहे वो आईटी सेक्टर हो या फिर एआई का सेक्टर। जिस तरह से भारत का मजाक बना है और जिस तरीके से भारत की दुनिया में हंसी का पात्र बनाया गया है, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माध्यम से जिस तरह से भारत को एकदम अमेरिका के चरणों में दंडवत नवा दिया गया है, यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो भारत में चीजों को पाताल की तरफ ले गया और दुनिया में चीन जो है आकाश की ओर, अंतरिक्ष की ओर नई उड़ान भरना शुरू कर दिया। इन सवालों पर थोड़ा चर्चा करते हैं और संक्षेप में जानने की कोशिश करते हैं क्या है चीजें। चीन के बारे में कौन नहीं जानता। चीन में 1949 में क्रांति होती है और चीन आज बढ़ता हुआ जिस स्थिति पहुंचा है उसके बारे में स्वयं वहां के वर्तमान राष्ट्रपति शी जिनपिंग क्या कहते हैं उसको सुनने की जरूरत है। शी जिनपिंग एक सभा को संबोधित करते हुए चीन की सफलता का राज बताते हैं और बताते हैं कि किस राजनीतिक व्यवस्था के कारण चीन इतना डेवलप किया। वो बताते हैं कोई भी देश अपनी राजनीतिक व्यवस्था का चुनाव इस आधार पर करता है कि क्या वह अपने सामने आने वाली जटिल और गंभीर समस्याओं का समाधान कर सकती है। जब चीन गरीब, कमजोर और विदेशी शक्तियों द्वारा अपमानित और आक्रमण का शिकार था, तब उसने विभिन्न विचारधाराओं और विचारों को आजमाया। पूंजीवादी मार्ग, सुधारवाद, उदारतावाद और व्यवहारिकतावाद, इनमें से कोई भी सफल नहीं हो पाया। इनमें से कोई भी चीन के भविष्य और भाग्य का निर्धारण करने के वाले मूलभूत प्रश्न का समाधान नहीं कर सका। केवल और केवल मार्क्सवाद, लेनिनवाद और माओ त्से-तुंग के विचारों ने चीनी जनता को गरीबी से बाहर निकालने और जनवादी गणराज्य चीन की स्थापना का मार्ग दिखाया, और चीनी विशेषताओं वाले समाजवाद ने चीन को तीव्र विकास के पथ पर आगे बढ़ने में सक्षम बनाया। ये कहना है शी जिनपिंग का, और यह भी जानने की बात है कि चीन में समाजवाद नहीं है, पूंजीवाद की पुनर्स्थापना हो चुकी है। माओ त्से-तुंग की मृत्यु 1976 में होती है, उसके तुरंत बाद वहां पर पूंजीवाद पुनर्स्थापित हो जाता है टेंग शाओपिंग के नेतृत्व में, और यहाँ तक कि सिर्फ माओ त्से-तुंग की जो पत्नी थी उनको भी कारावास में डाल दिया जाता है, जिनकी मृत्यु अभी हाल में कुछ साल पहले हुआ था। फिर भी चीन ने जो प्रगति किया है, चीन ने जो डेवलपमेंट किया है, चीन ने जो नया कीर्तिमान हासिल किया है, उसके बारे में शी जिनपिंग ने मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद का नाम दिया है, उनको श्रेय दिया है और उनका उन्होंने गुणगान किया है। भारत में क्या हुआ? चीन की आजादी से 2 साल पहले भारत में आजादी मिली थी, जिसे कि लोग कई बार 1947 सत्ता हस्तांतरण भी बोलते हैं। तो मोदी सत्ता जो आज भारत सरकार में है वह 2014 को आजादी मानती है। बहरहाल दोनों ही दौर में भारत की स्थिति बदलित हुई है। भारत आज अमेरिका का गुलाम बन गया है। जो अमेरिका चीन की तरफ देखने तक की हिम्मत नहीं करता, उस अमेरिका के सामने भारत बंदर की तरह नाच रहा है। जो भी हो, भारत ने जिस चीज को अपनाया, इतना तो साफ हो गया है
कि वह भारत की परिस्थिति के अनुकूल नहीं है। अगर भारत और चीन का संबंध हजारों सालों का रहा है और अगर भारत को भी चीन की तरह डेवलप होना है तो भारत के कुछ लोगों का कहना है कि भारत में भी चीन की तरह मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओ विचारधारा या फिर माओवाद को लागू करना पड़ेगा। भारत में बहुत सारे लोग माओवाद के समर्थक हैं और माओवादियों के हिसाब से, माओवादियों के सिद्धांतों के हिसाब से संघर्ष कर रहे हैं। इसमें सीपीआई माओवादी अग्रिम है, जो कि आपको पिछले 50-60 सालों से भारत में संघर्ष कर रही है। हजारों लोगों को शहादतें देने के बाद, बहुत सारे संकटों से झेलने के बाद, निकलने के बाद फिर एक मसला चल रहा उनका है, फिर भी वो संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। माओवादियों के जो माओ ने सिद्धांत बनाया था चीन में, उसमें 3 नियम और 3 लक्ष्य और 8 नियम का उन्होंने सिद्धांत लागू किया था, जो कि माओ त्से-तुंग का तहत, माओ विचारधारा के तहत माना जाता है। क्योंकि माओ त्से-तुंग ने इस बयान को दिया था, इसलिए इसकी जो मान्यता है पूरी दुनिया में, जहां कहीं माओवादियों की सरकार, माओवादियों की पार्टी मौजूद है, लड़ रही है अपने देश की जहालत के खिलाफ, अपने देश की जनता के अधिकारों के लिए, उन देशों में इन 3 लक्ष्य और 8 सिद्धांत का पालन मजबूती से करती है। सवाल है, ये 3 लक्ष्य और 8 नियम क्या है? एक एक करके बताता हूं। 3 लक्ष्य हैं इसमें। पहला लक्ष्य है, हमारी सेनाएं, मतलब माओवादियों की जो सेनाएं हैं, एकजुट होकर आगे बढ़ेगी और दुश्मन का सामना करने में दृढ़ रहेगी। ये पहला लक्ष्य है। दूसरा, हम जनता पर भरोसा करेंगे और जनता ही हमारी ताकत का स्रोत होगा। तीसरा, हम शत्रु को पराजित करने और लोगों के कष्टों को दूर करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। ये इनका 3 लक्ष्य है। 8 नियम सुनना चाहिए, वो क्या है? पहला नियम, लोगों से बात करते समय विनम्र और सम्मानजनक रहें। ये पहला नियम। दूसरा नियम, लोगों से जो कुछ भी लिया जाए उसकी उचित कीमत चुकानी होगी। व्यक्ति को ईमानदार और न्यायप्रिय होना चाहिए। तीसरा नियम, लोगों की कोई भी संपत्ति या सामान बिना अनुमति के नहीं लिया जा सकता है। चौथा नियम, यदि उधार ली गई कोई वस्तु क्षतिग्रस्त हो जाती है तो उसकी मरम्मत करानी होगी या फिर उसकी उचित कीमत चुकानी होगी। पांचवा नियम, लोगों के साथ अभद्र व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। अनुशासन और ईमानदारिता बनाए रखी जानी चाहिए। छठा नियम, लोगों के शैक्षणिक संस्थानों, ज्ञान और संसाधनों को किसी भी तरह से नष्ट या दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। सातवां नियम, महिलाओं का सम्मान करना चाहिए और किसी भी प्रकार का अपमान या अनुचित व्यवहार स्वीकार्य नहीं है। आठवां नियम, कैदियों के साथ क्रूरतापूर्वक व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। उसके मानवीय गरिमा की रक्षा की जानी चाहिए। प्रत्येक सदस्य संगठन का शपथ जो लेगा वो उसको पालन करना पड़ेगा दृढ़तापूर्वक। इस बात को माओ त्से-तुंग ने अपने आंदोलन के दौरान, जो चीनी क्रांति का दौर था, उसमें उन्होंने स्थापित किया था। आप इन 8 नियम को और 3 लक्ष्य को भारत के अंदर सुधार कर देख लीजिए। पहला लक्ष्य इसमें कहता है, पहला नियम इसमें कहता है, लक्ष्य में मैं छोड़ देता हूं, मैं नियम की बात करता हूं। भारत की सत्ता का कोई भी हिस्सा, चाहे वो पुलिस हो, न्यायपालिका हो या फिर व्यवस्थापिका हो या अफसरान कोई भी हो, क्या वह लोगों से बात करते समय विनम्र और सम्मानजनक रहते हैं? जवाब आप दे। दूसरा नियम जो माओ त्से-तुंग के यहाँ लागू था, माओवादियों ने लागू किया था भारत में भी, वो था लोगों से जो कुछ भी लिया जाए उसकी उचित कीमत चुकानी होगी। व्यक्ति को ईमानदार और न्यायप्रिय होना चाहिए। क्या भारत सरकार के तहत काम करने वाला कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था ऐसा करती है? तीसरा नियम,
लोगों की कोई भी संपत्ति या सामान बिना अनुमति के नहीं लिया जा सकता है। क्या भारत में लागू हो रहा है, जहां हजारों हजार लाखों लोग को विस्थापित करके उसकी जमीन को जबरन छीना जाता है, उसकी संपत्ति का अपहरण किया जाता है और विरोध करने पर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। चौथा नियम जो है उसका माओवादियों का, यदि उधार ली गई कोई वस्तु क्षतिग्रस्त हो जाती है तो उसकी मरम्मत करानी होगी या फिर उचित कीमत चुकानी होगी। क्या भारत में अगर सरकार किसी की संपत्ति लेती है, क्षतिग्रस्त हो जाता है, क्या देती है मुआवजा उसका? शायद ही नहीं। पांचवा नियम जो है वो कहता है माओवादियों का, लोगों के साथ अभद्र व्यवहार नहीं करना चाहिए। क्या पुलिस प्रशासन या फिर भारत का कोई भी तंत्र ऐसा करती है? शायद नहीं। छठा नियम जो बताता है इसमें है, लोगों की शैक्षणिक संस्थानों, ज्ञान संस्थानों को किसी तरह से नष्ट या दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। क्या छठा नियम भारत सरकार लागू करती है? वह स्कूलों के अंदर फौज भेजती है, वह स्कूलों में फौज को ठहराती है, वो स्कूल के बच्चों से प्रोटेस्ट करवाती है सरकार के पक्ष में, वह जेएनयू जैसे संस्थान में को टैंक से उड़ाने की बात करती है, वह गलगोटिया जैसे प्राइवेट फर्जी यूनिवर्सिटी को आश्रय देती है, प्रश्रय देती है, उसके लिए करोड़ों अरबों रुपया का अनुदान देती है। लेकिन भारत का सरकारी स्कूल जो है उसको बंद कर दिया जा रहा है मर्जर के नाम पर। आंकड़े के आधार पर कहें अगर तो एक अनुमानित आंकड़ा है, लगभग 3.5 लाख स्कूल को बंद कर दिया गया है। क्या माओवादियों के इस सिद्धांत से मेल खाता है? सातवां सवाल जो है नियम उनका है, महिलाओं का सम्मान किया जाना चाहिए, किसी भी प्रकार का अपमान या अनुचित व्यवहार स्वीकार्य नहीं है महिलाओं के प्रति। क्या भारत की पुलिस या भारत की व्यवस्था या भारत की सरकार जो खुद एप्स्टीन फाइल में फंसी हुई है, जहां पर कि भयानक दुराचार और नर मांस भक्षण का सब सामने आ रहा है साक्ष्य, उसको आप इस तरह देख पा रहे हैं। थानों में महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, महिलाएं अगर रास्ते में जाती है तो सिर्फ सरकारी अधिकारी ही उसके साथ दुर्व्यवहार करता है, रेप करता है, उसकी हत्या करता है और तमाम तरीके से, खास करके उन इलाकों में जहां पर माओवादी का प्रभाव है, वहां तो सीधे सीधे रेप करने का आदेश है सरकार की तरफ से। एक खुफिया अधिकारी का ये कहना था। आठवां नियम जो था, कैदियों के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार नहीं होना चाहिए, उसकी मानवीय गरिमा की रक्षा की जानी चाहिए। क्या भारत की सरकार किसी भी कैदी को जो किसी भी अपराध में उनको गिरफ्तार करती है, क्या उसके मानवीय गरिमा का सम्मान करती है? क्या क्रूरतापूर्ण व्यवहार भारत की सरकार की पुलिस नहीं करती है? शायद यही कारण है कि भारत चीन से बहुत 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 पीछे है। भले ही आज चीन के खिलाफ नारे लगा लें आप, भले ही चीन के फुलझड़ियों और उसके जो सितारे हैं उसका आप मजाक उड़ा लें, लेकिन चीन के सामने भारत आज खड़ा होने की भी हैसियत में नहीं है। और यही कारण है कि 7-8 नियम और 3 लक्ष्य जो चीन को मजबूत बनाया है, भारत ना तो उन 3 लक्ष्य को मानता है, ना ही 3-8 सिद्धांत नियम को मानता है। परिणाम भारत अपने आप में एक तबाही, एक प्रहसन और एक दुनिया भर के लिए मजाक का विषय बन गया है। और अगर एक रिपोर्ट की बात करें हम, अगर उसका कहना है भारत में बड़े पैमाने पर नरसंहार, सरकारी तौर पर नरसंहार किए जाने की संभावना अगले 2 सालों में बताई गई है। इन चीजों पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताएं। अच्छा लगे अगर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, हमसे जुड़े रहें।